नमस्कार, हम भारत के लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद अब उन मुद्दों का क्या होगा जिसके दम पर उसने चुनाव लड़े थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू ही कर चुके थे। वादा था कि मध्य प्रदेश में जीते तो वहां भी इसे लागू करेंगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद क्या ये समझा जाए कि इस मुद्दे का वोटरों पर कोई असर नहीं हुआ, और क्या अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नई पेंशन योजना लागू होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या पुरानी पेंशन योजना के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां पर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो गई है। ये जो राज्य हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, जहां पर 13 जनवरी 2023 को कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ उनमें से एक राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार ने 11 मई 2022 को इसे लागू किया था। अब फिर बीजेपी सरकार यहां पर आई है, तो इस पर सवालिया निशान उठ गया है कि क्या ये जारी रहेगी आके। और यही हाल राजस्थान का है, जहां पर 1 अप्रैल 2022 को पुरानी योजना लागू की गई थी, लेकिन नई सरकार इसे हटा सकती है। यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां पर पुरानी पेंशन योजना 18 नवंबर 2022 को लागू की गई थी। पुरानी पेंशन और बाकी कुछ राज्य भी अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर नई पेंशन योजना अपनाई ही नहीं गई। वैसे तो त्रिपुरा ने भी ये नहीं अपनाई थी, लेकिन 2015 में वहां पर एनपीएस लागू हो गई। झारखंड, जहां पर कांग्रेस गठबंधन सरकार है, वहां पर सैद्धांतिक तौर पर तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन लागू तब होगा जब पीएफआरडीए नई पेंशन फंड के तहत किए गए पैसे उसे लौटा दे। अब क्या कुछ कहा जाता रहा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, ये भी आप देखिए। पुरानी पेंशन योजना जो है उसके फायदे अगर हम देखें और नई पेंशन योजना अगर देखें, तो इन दोनों की तुलना आप करेंगे तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या राय इनको लेकर रही है। जो पुरानी योजना है उसके अगर फायदे देखें तो आजीवन स्थिर मासिक आमदनी इसमें मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की आयकर छूट है, वेतन से पैसे नहीं कटते हैं, तो ये तमाम फायदे इसमें हैं। और नई पेंशन योजना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी दोनों इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। पुरानी पेंशन में वेतन से पैसे नहीं कटते हैं, वेतन धारकों पर कम बोझ इसका जो है वो पड़ता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पुरानी और नई जो पेंशन योजनाएं हैं उसमें फ़र्क तो यहाँ पर जो नई पेंशन योजना है उसमें टियर 2 खाते से जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं। पेंशन की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं बनता पुरानी वाली में, नई वाली में यहाँ पर जो है वो देना पड़ता है। ये फ़ायदा इसमें यहाँ पर नहीं होता है, तो ये फ़र्क हैं इन दोनों योजनाओं के। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखें तो स्वैच्छिक योगदान से जीपीएफ में रिटायरमेंट पूंजी जो है वो जोड़ सकते हैं। उधर नई पेंशन योजना में जो खाता है उससे जब चाहे आप निकाल सकते हैं। अगर कुछ नुकसान हम इन दोनों योजनाओं के देखें तो क्या इसमें नुकसान रहते हैं। पुरानी जो योजना है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना होती है, जबकि नई जो पेंशन योजना है एनपीएस उसका फ़ायदा कोई भी ले सकता है, वेतन से पैसे इसमें कटते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं वो भी आप देखिए यहाँ पर टियर 1 खाते से 60 साल के बाद ही पैसे नई वाली पेंशन योजना है उसमें निकाल सकते हैं। तो ये लंबे पीरियड के लिए आपको इसमें जो है वो रुकना पड़ता है। तो ये तमाम फ़र्क हैं इन दोनों योजनाओं के, जिसको लेकर अलग अलग राय जो है वो रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनका पुरानी जो पेंशन योजना है जो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती रही है, अलग अलग जगहों पर आपने देखा है, क्या ये इसका भविष्य होगा उन राज्यों में जहाँ पर इसको लागू किया गया था। इसके अलावा कुछ और राय आप देखिए जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर, तो भारतीय रिजर्व बैंक पुरानी पेंशन योजना की खामियों के तौर पर ये दर्शाता रहा है कि भावी पीढ़ियों पर टैक्स का भारी बोझ इससे जो है वो पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से जोखिम भरा ये है। स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के बजट में कटौती इसकी वजह से करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक तरह से भार जो है वो सरकार पर पड़ता है पुरानी पेंशन योजना के तहत। उधर इसको लेकर रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं वो कह चुके हैं कि अगर पुरानी पेंशन योजना अपनाई गई तो भविष्य में घाटा बढ़ेगा। रिटायर हुए लोगों की मदद करनी है तो कम खर्चीले तरीके खोजने होंगे। तो इस पर अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।
ये जो पुरानी पेंशन योजना अब चर्चा में रही है, हम इसको देखते रहे हैं, चुनाव के वक्त अक्सर इसका जिक्र ज़्यादा होता है। अब इसका क्या भविष्य आप देखते हैं उन राज्यों में जहां पर इसको लागू किया गया था? मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो इनिशिएटिव है कि ये अ, सरकारी कर्मचारी को लुभाने के लिए पुराने पेंशन योजना का आश्वासन देते हैं कि ये किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये करना संभव ही नहीं है। एक तो ये लॉजिकल नहीं है। एक तो ये मोर मुझे लगता है कि जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि सरकार सेवा के लिए होती है। और ये जो लोग हैं, और नया पेंशन सिस्टम बहुत सोच विचार करके 8-10 साल, आपको ध्यान होगा कि ये 1984 से इसकी शुरुआत हुई है। हम्म। लेकिन 1984 से शुरुआत के पहले 6 साल तक, 8 साल तक इस पे अध्ययन किया गया। और उस स्टडी के बाद इस चीज को डिवाइस किया गया। इस डिवाइस इसके डिवाइस होने के बाद, इसके रिकमेंडेशन के बावजूद, जब से ये लागू होती है, उसके बाद ये 5 साल तक, 5-6 साल तक इसमें पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया था। इसमें पैसा आ नहीं पाया था क्योंकि पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल नहीं मिला था। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को इसमें ऑनबोर्ड होने में समय लगा। अब जब 2 स्टेट को छोड़ करके बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे आ गई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज इसमें आ गए हैं, और इसमें ये बताना, और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह से 10% कटता है। 14% सरकार का। आप जब आपका जो नए पेंशन सिस्टम में पैसा जाता है, वो पैसा लगते ही आपके तनख्वाह से अगर 10,000 रुपए जाता है, तो सरकार उसमें 14,000 रुपए मिलाती है। और 24,000 रुपया आपके खाते में आ जाता है। मुझे नहीं लगता है कि किस आधार पे, और ये पैसा आपके नाम से आपके खाते में पड़ा हुआ है। अगर पुराने सिस्टम को अगर लागू किया जाएगा, तो इस पैसे का क्या होगा? इस पैसे पे तो सरकार का अधिकार ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये चुनावी लोगों को लुभाने के लिए या बताने हम्म। के लिए है। लेकिन लेकिन धीरेन्द्र जी, ये अब बहुत डिसरप्टिव क्योंकि सिस्टम है। जी, ये एक मुद्दा तो रहा है, जाहिर है हम देखते रहे हैं इसको लेकर, जो कई पार्टियां हैं वो इसको मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन अब जहां पर जिन राज्यों में पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसको लागू कर दिया गया था, आपको लगता है कि इसको अगर हटाया जाए, अगर हटाया भी जाएगा तो ये आसान रहेगा, या आपको लगता है कि ये कंटिन्यू कर सकती है गवर्नमेंट? क्या हो सकता है इसका भविष्य? नहीं, ये इसका बहुत सीधा तरीका है कि अगर आप नई पेंशन सिस्टम को खारिज करके, अगर आप पुरानी सिस्टम को अगर आप लागू करेंगे, तो लोगों को समझ जाना चाहिए, नागरिकों को समझ जाना चाहिए कि आपकी राज्य दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। सरकारी लोगों के खर्चे, क्योंकि ये जो खर्च है, जो अनलिमिटेड पेंशन, और ये पेंशन का एस्टिमेशन करना बड़ा मुश्किल है। पेंशन का एस्टिमेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एक एक्चुअल आप ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने साल तक जीवित रहते हैं। और क्योंकि आप केवल 60 साल से ये लॉन्जिविटी जो हमारा बढ़ रहा है, और उसके अलावा ये पे कमीशन जो आ रहा है, तो सरकारी नियम जो है कि आपका आखिरी पेंशन जो होता है, आपका आखिरी जो तनख्वाह होता है, उससे लिंक्ड आपका पेंशन होता है। ये हम्म। इतना ही नहीं, हर साल महंगाई दर से के हिसाब से आपका पेंशन बढ़ता भी है। मेरे माँ पिताजी दोनों आदमी सरकारी कर्मचारी थे। उनके रिटायरमेंट के बाद आज उनको उनके रिटायरमेंट के तनख्वाह से शायद 4-6 गुना मिलता होगा पिछले 15-18 साल में, जिस तरह की वृद्धि हुई है। और ये केवल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, केवल डीए के एडजस्टमेंट से हुआ है। तो और लोगों को ये लगता है कि ये सरकार कहीं से पैसा दे रही है। नहीं, ये नागरिकों का पैसा है। आप जो पैसा पेंशन में दीजिएगा, वो किसी और चीज में खर्च होगा, अस्पताल में खर्च होगा, किसी और चीज में खर्च होगा। तो ये जो खर्चा है, ये इतना बड़ा खर्चा हो जाएगा, और इसका इंतजाम एनपीएस में किया गया है। लोगों को इसमें भरोसा दिलाना चाहिए। एनपीएस के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ये भ्रामक जानकारी लोगों को बहुत हम्म। बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लोगों अगर ये एनपीएस को कारगर तरीके से चलाया गया, तो सारे एनपीएस के जो मेंबर हैं, वो अमीर हो सकते हैं, बशर्ते कि उसको वो समझे कि क्या हो रहा है, और उसको आपको ये इफिशिएंटली। लगता और ये जो है एनपीएस का धीरेन्द्र जी, जो क्योंकि स्ट्रक्चर है। देखिए पेंशन को लोग इस तरह से देखते हैं कि आपकी एक तरह से रिटायरमेंट के बाद की आपकी फिक्र जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आप उसके बाद आपके पास एक अमाउंट होगा कि चलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सरकारी नौकरियों को लेकर भी लोगों का जो है वो रुझान रहता है कि आपके पास पेंशन होगी उसके बाद। ये भी राय थोड़ी बदलेगी एनपीएस के साथ, और इस तरफ जो है वो देखना चाहिए, एक आर्थिक पहलू तो है ही।
नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से ये आपका कारण नहीं होना चाहिए। अगर लोग इस वजह से नौकरी चुनते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी मुश्किल से आपकी नौकरी लग जाएगी लेकिन कोई निकाल नहीं सकता है, और आप कुछ भी करते रहिए, अगर आप रिटायर कर गए तो आजीवन आपको पेंशन मिलता रहेगा जो कि महंगाई से एडजस्ट होता रहेगा एंड से रिवाइज होता रहेगा, तो ये अपने आप में कारण नहीं है। लोगों को अपनी काबिलियत की वजह से, लोगों की सेवा के की इच्छा होने की वजह से, या वो जील होने की वजह से लोगों को सरकारी नौकरी करना चाहिए। और सरकारी नौकरी अगर कोई इसलिए करता है कि आपको कम काम करके हम्म। एक सिक्योर करियर मिल जाता है और आपको आजीवन पेंशन मिलता रहेगा, तो ये अच्छा मोटिवेशन नहीं है। एनपीएस के बारे में मुझे लगता है कि ये इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए, जानकारी गहराई से देना चाहिए, इलस्ट्रेटिव तरीके से देना चाहिए कि अगर इसको कारगर तरीके से चलाया गया और कोई भी व्यक्ति जो 25 साल में अपनी नौकरी शुरू करता है और 60 साल में रिटायर करता है, जो कि 35 साल का नियमित निवेश होगा, जिसमें कि आप 10 रुपए देंगे और सरकार उसमें 14 रुपए मिलाएगी, और इसको शुरुआती साल में अगर लगाया जाएगा बाजार से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट में, और रिटायरमेंट की तरफ जब आप जाएंगे तब वहां पे इक्विटी आपका कम कर दिया जाएगा, उसको रिस्क कवर आप। ये जो एनपीएस का जो डिजाइन है, ये सोचा गया था कुछ और वो कारगर तरीके से लागू नहीं हुआ है। उसके लेकिन बारे में लोगों धीरेन को जी, बहुत विचार करना संक्षिप्त में चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, ये क्योंकि ये फिर भी इतना सब होने के बाद, जैसे कि आप समझा रहे हैं एनपीएस लाने की वजहें क्या रही, उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम की जो है वो ज़रूरत है या उसकी तरफ उनका रुझान है, तो ऐसा क्यों है? आपको आप सोचते हैं कि एनपीएस में कुछ ऐसा है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, या जो लोगों को बताना चाहिए जो ज़रूरत है अभी की? जी हाँ, एनपीएस में कोर के बारे में जानकारी कम है। एनपीएस में कुछ बदलाव की जरूरत है जिसकी वजह से वो बहुत इफिशिएंट हो जाएगा। कोई भी एनपीएस का मेंबर बहुत अमीर रिटायर करेगा और उसके बाद वो पूरी तरह आजाद होगा कि वो उस पे उससे वो एन्युटी खरीदेगा जिससे उसको पेंशन भी मिलेगा और उसके पास एक बहुत बड़ी पूंजी भी होगी। और मुझे लगता है कि जो पुराना सिस्टम जो है, अगर सरकार दिवालिया हो जाएगी तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। लोगों को ये रिस्क समझना चाहिए, और दुनिया में ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। हम भारत के लोग जारी रहेगा। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत पन्नू को मारने के लिए सुपारी देने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे हाजिर करने की गुहार लगाई है। कहा है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसकी जान को खतरा है। अमेरिका ने भारत के सामने सबूत पेश कर आरोप लगाया कि वहां के नागरिक खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी गई। कोर्ट के दस्तावेज में इसमें किसी भारतीय खुफिया अधिकारी के इशारे पर निखिल गुप्ता नाम के शख्स पर सुपारी देने का आरोप है। इसे प्राग में गिरफ्तार किया गया है। We have filed a petition by a near friend. हमने भारतीय नागरिक के लिए एक मामला दर्ज करवाया है जिसे चेक गणराज्य में अवैध ढंग से हिरासत में लिया गया है। हमने भारत सरकार को भी अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। From the ministry. अब इसके परिवार की तरफ से भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे लाने की गुहार लगाई गई है। कई चौंकाने वाले आरोप भी लगाए गए हैं। गुप्ता को गैर कानूनी तरीके से चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया। उससे एक काली एसयूवी में पूछताछ की गई। उसके फोन पर कोई डिवाइस लगाई गई। पूछताछ करने वालों ने खुद को अमेरिकी एजेंट बताया। गुप्ता को बताया गया कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है, लेकिन ये बात झूठ है क्योंकि दिल्ली, प्राग या इस्तांबुल हवाई अड्डों पर उसे रोका नहीं गया। उसे परिवार को फोन तक करने की इजाजत नहीं दी गई। उसे धमकी दी गई कि अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग नहीं किया तो कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। वहां की जेल में उसकी जान को खतरा है। जेल में उसे बिल्कुल अकेले रखा गया है, किसी से बातचीत की इजाजत नहीं। खून के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी होने का बहाना बनाया गया है। जेल में उसे बीफ खाने को मजबूर किया गया। भारतीय अधिकारी उसके हिरासत में लिए जाने के 20 दिन बाद उससे मिलने आए। मांग है कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मदद करें। उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उसे पूरी कानूनी मदद दी जाए और उसका प्रत्यर्पण कर यहां लाया जाए। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब पन्नू की हत्या की साजिश की जानकारी दी,
उसके बाद भारत सरकार ने माना कि अमेरिका ने साजिश के सबूत दिए और सरकारी अधिकारी के शामिल होने के आरोप पर कहा कि ये चिंता की बात है और ये सरकार की नीति नहीं। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस मामले पर भारत सरकार से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से लेकर भारत आए FBI प्रमुख तक ने बात की है। मामला 2 देशों का है, संवेदनशील है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है। कहा है कि चेक गणराज्य की अदालत जाएं। फिर कहा कि याचिका केंद्र सरकार के वकील से साझा करें और मामले को वो 4 जनवरी को सुनेंगे। दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।